Hello friends, in the previous video we have discussed about the introduction of crop production and management. Now in this video we will continue the chapter. So in the previous video we have discussed what is agriculture and crop and cropping patterns. Now we will continue with the same. देखिए बच्चों, नेक्स्ट इसमें है टाइप्स ऑफ क्रॉप इन इंडिया ग्रोन. तो बेसिकली इंडिया में दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है क्रॉप्स को. वो है खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? विच इज़ सोन इन रेनिंग सीजन. ऐसी फसलें या ऐसी फसल जो कि रेनिंग सीजन यानी कि बरसात के मौसम में उगाई जाएं, यानी कि जून जुलाई में इनको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इनकी कटिंग होती है. उस टाइम पे इनकी कटाई की जाती है. इसके एग्जांपल हैं जैसे कि राइस, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एट्सेट्रा. ठीक है. नेक्स्ट है रबी क्रॉप. ऐसी फसल जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती है उसे रबी कहते हैं और इसकी कटिंग यानी कि अक्टूबर नवंबर में तो इसको बोते हैं और मार्च अप्रैल में इसकी कटिंग होती है. अब क्या होता है, कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है कि इसको याद कैसे रखें. तो आप सिंपल एक ट्रिक बना लीजिए कि खरीफ, देखो खरीफ का के और किस मौसम में बोई जाती है? जून जुलाई में. तो यहाँ से आप बना लीजिए शॉर्ट फॉर्म काजू. खरीफ क्रॉप बोई जाती है जून जुलाई में, काजू. इस तरह से अगर ये फर्स्ट याद रहेगी तो सेकंड अपने आप ही क्या आ जाएगा. सेकंड के लिए क्या ट्रिक हो जाएगी? रबी क्रॉप किस में बोई जा रही है? अक्टूबर और नवंबर में. तो रबी अक्टूबर बोई जा रही है अक्टूबर में. यहाँ पे बन गया राव. आप राव नाम से याद रख सकते हैं रबी क्रॉप. ठीक है. नाउ नेक्स्ट मेन टॉपिक जो है इस पूरे चैप्टर का वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से क्या मतलब है, यानी कि एग्रीकल्चर करने के लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं. ठीक है. सीक्वेंस में कुछ काम किया जाता है फार्मर्स के द्वारा टू कल्टिवेट अ गुड क्रॉप. एक अच्छी फसल पैदा करने के लिए, अच्छी पैदावार करने के लिए किसान भाई जो हैं स्टेप बाई स्टेप कुछ काम करते हैं. उसी को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोला जाता है. तो देखिए ये कुछ स्टेप में होती है जो कि हैं. फर्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स, मैन्योरिंग, इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज. तो अब हम जो है इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे और इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि इसमें होता क्या है. तो देखिए फर्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि मिट्टी को तैयार करना. बच्चों ऐसा मान लीजिए अगर कोई ज़मीन बहुत दिनों से खाली पड़ी है तो क्या उस पर आप आसानी से कोई भी चीज़ उगा सकते हैं? नहीं. पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी जुताई करनी पड़ेगी, यानी कि पहले उस पर हल चलाना पड़ेगा या ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा ताकि जो ज़मीन है वो नरम हो जाए, यानी कि मिट्टी जो है नरम हो जाए ताकि उसमें बीज अच्छे से बोए जा सकें. तो इसी को क्या कहते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. अब सॉइल को प्रिपेयर करने के दो मेथड हैं. एक है प्लोइंग, दूसरा है लेवलिंग. प्लोइंग का मतलब हो गया जुताई करना, यानी कि मिट्टी को लूज करना, ढीला करना. ठीक है. और लेवलिंग का मतलब है उसको लेवल में लाना. जैसे कि प्लोइंग में तो क्या होएगा, आप हल चला रहे हैं, हल से क्या होगा, मिट्टी खुदेगी तो उसके बड़े बड़े मतलब पीसेस, जैसे बाहर मिट्टी के बड़े बड़े पीस निकलेंगे. या ट्रैक्टर चलाते हैं तो अब क्या होगी, मिट्टी थोड़ी मुलायम हो गई. और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, उसको लेवल पे लाया जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी लैंड क्या है, उबड़ खाबड़ हो जाती है. तो उसको बराबर करने के लिए लेवलिंग का यूज़ किया जाता है. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप में क्या क्या आ गए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में? प्लोइंग एंड लेवलिंग. ये देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मिट्टी को प्लॉ किया जा रहा है, यानी कि हल से किसान क्या कर रहे हैं, प्लॉइंग कर रहे हैं. या फिर जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं प्लॉइंग के लिए, ये देखिए ये प्लो है, ये हो है, ये सब क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं या आप कह सकते हैं चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं मिट्टी को लूज़ करने के लिए. ये मोस्टली ये चीज़ सबने देखी हुई है. ठीक है. ये हमारे पास है यहाँ पे
लेवलिंग करने के लिए। तो लेवलर के लिए क्या क्या किया जाता था बेटा, आप क्या कर सकते हैं, बिग पीस ऑफ सॉइल को, जो बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े निकलते हैं हमारी प्लॉ करने पे, उसको लेवल करने के लिए हम लोग इस तरह का वुडन लेवलर यूज़ किया जाता है, या फिर अब ट्रैक्टर के थ्रू भी इसको प्लेन किया जाता है लैंड को। नेक्स्ट स्टेप है सेकंड स्टेप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का। सेकंड स्टेप होता है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड। सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड मीन्स सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने ज़मीन को पहले नरम किया, यानी कि मिट्टी को अच्छे से लेवल पे ला दिया है, उसको नरम बना लिया। अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम लोग सिलेक्शन और फिर सोइंग, दो काम किए जा रहे हैं। सिलेक्शन का मतलब है बीजों का चुनाव करना, यानी कि जो चीज़ भी हमने उगानी है, जो भी हमने बीज उस ज़मीन पे डालना है, या जो भी हमने खेती करना चाहते हैं, वो बीज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और तो इसलिए हम सिलेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर सीड की सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी, यानी कि बीज खराब होगा, तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। और सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, अब उन बीजों को बोने का काम किया जाता है। ठीक है, तो सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड का मतलब बीजों का सिलेक्शन और सेकंड स्टेप में उनको बोना, इन दोनों को मिला के हमारा स्टेप नंबर 2। अब बच्चों, क्योंकि सोइंग में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, बीज जो है ज़मीन पे डाल रहे हैं, तो ये भी कई तरीके से की जाती है। मतलब अब आपने देखा होगा कुछ जगह पे, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, बाय हैंड जो है हम लोग सीड जो है स्प्रिंकल कर रहे हैं, यानी कि खेतों में जो दाना बीज डाला जा रहा है वो कैसे डालते हैं, हाथों से स्प्रिंकल किया जा रहा है। ठीक है, या फिर ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ करके, इसमें क्या है, हल के पीछे ही एक पाइप सी अटैच की हुई है, और वो क्या कर रही है, लाइन से ज़मीन में जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इसमें सीड डाला जा रहा है। या फिर ये इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, सीड ड्रिल, जो कि ट्रैक्टर के साथ अटैच करके इजीली इससे भी क्या करते हैं, अब सोइंग यानी कि बीज बुआई की जाती है, यानी कि बीज खेतों में डाला जाता है। नेक्स्ट में और दूसरा है इसमें ट्रांसप्लांटेशन। सेकंड है, ये तो हो गए सारे के सारे बीज बोने के तरीके। एक नेक्स्ट अलग ही टाइप की होती है, वो है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, पहले तो कुछ नर्सरीज में छोटे लेवल पे जैसे कि धान हो गए, वो उगाए जाते हैं, और फिर उनको मैनुअली यानी कि हाथों से वहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह मेन लैंड में जहाँ पे हमने खेती करनी है वहाँ लगाया जाता है, बराबर बराबर दूरी पे, या जिस भी तरीके से उनको लगाया जाए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये धान की खेती, ठीक है, पैडी किस तरह से ग्रो किया जा रहा है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। आफ्टर स्टेप 2 हमारा स्टेप 3 आता है, जिसमें क्या है बच्चों, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी में पूरी तरह से हमेशा क्या होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहने चाहिए। अब न्यूट्रिएंट रिप्रेजेंटेशन के लिए, न्यूट्रिएंट उसमें पूरे रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, आप एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आप रोज़ एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, तो क्या हमारे बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे, नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी डाइट में हमेशा चेंज रखते हैं, बैलेंस डाइट रखते हैं। मीन्स हम दूध भी खा रहे हैं, फल सब्जियां भी खा रहे हैं, दाल चावल भी खा रहे हैं, यानी कि सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं। सेम उसी तरह से लैंड के लिए भी, यानी कि ज़मीन पे भी क्या है, जिस पे हमने खेती करनी है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे मिलते हैं, जैसे कि एक तो हो गया बच्चों, फर्स्ट है नेचुरल मेथड, कि जिससे हम मिट्टी की फर्टिलिटी बचाए रखें। अब न्यूट्रिएंट होने, मिट्टी में न्यूट्रिएंट का मतलब है सॉइल कितनी फर्टाइल है, कितनी उपजाऊ है। जितनी ज़्यादा ज़मीन उपजाऊ होगी, यानी कि उसमें अच्छी फसल उगेगी, वो ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, यानी कि उसी से हमें अच्छी फसल मिलेगी। अगर मिट्टी की उपजाऊ अच्छी होगी, अगर मिट्टी में अच्छी फसल उगेगी, तो ही तो फार्मर्स को बेनिफिट होगा। ठीक है, तो देखिए उसके लिए क्या किया जाता है, कि भाई उसमें फर्टिलिटी बनी रहे, मिट्टी जो है उपजाऊ रहे, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट रहे, उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। यानी कि
फर्स्ट हो गए नेचुरल मेथड्स। नेचुरल में फर्स्ट है देखिए फैलोइंग। फैलोइंग फैलोइंग में क्या होता है कि जब एक सीज़न की फसल कटती है तो ज़मीन को जो है कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ा जाता है। ठीक है, मान लीजिए अभी गेहूं की फसल कटी है तो आपने देखा होगा 1 या 1.5 महीने तक कुछ टाइम तक उन लैंड्स को क्या किया जाता है, खाली छोड़ा जाता है, ताकि जो है मिट्टी दोबारा हवा से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व कर सके, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। क्लियर। सेकंड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन भी बहुत अच्छा मेथड है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम ह्यूमंस और हर टाइम एक जैसा खाना नहीं खाते, अपने खाने में बदलाव लाते रहते हैं, उसी तरह से क्रॉप का भी रोटेशन किया जाता है। मीन्स अगर हमने जून जुलाई में कोई एक फसल लगाई है तो अक्टूबर नवंबर में जो है उसी खेत पे दूसरी फसल लगाई जाती है। तो अलग अलग फसल लगने से उसमें न्यूट्रिएंट्स सॉइल में बने रहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रॉपरली रीड करके समझ सकते हैं। थर्ड है इसी में न्यूट्रिएंट्स को बचाए रखने के लिए या न्यूट्रिएंट मेंटेन रखने के लिए सॉइल में मिक्स्ड क्रॉपिंग करना। मिक्स्ड क्रॉपिंग का क्या मतलब है, यानी कि मिक्स खेती करना। मिक्स खेती से यानी कि 2 फसल एक साथ लगाई जाती है। ठीक है, 2 क्रॉप्स ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। एक ही जगह पे 2 तरह की फसल एक साथ उगाना क्या कहलाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कॉटन एंड ग्राउंडनट आर ग्रोन टुगेदर। कॉटन एंड ग्राउंडनट आर ग्रोन टुगेदर। जैसे कॉटन और ग्राउंडनट है, इनको एक साथ उगाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं और हमें क्वालिटी और जो गेहूँ हैं वो भी अच्छी उसकी मिलती है। ठीक है, और सेकंड मेथड है आर्टिफिशियल मेथड। 2 मेथड हैं, मैंने भी आपको बताया 2 मेथड हैं न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रखने के सॉइल में। एक तो हो गया नेचुरल मेथड एंड सेकंड इज़ आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल कह सकते हैं कि सेंस में कि इसमें हम क्या करते हैं, या तो मिट्टी में मैन्योर्स ऐड किए जाते हैं या फिर फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं। ठीक है, मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र का यूज़ करना न्यूट्रिएंट्स के लिए, ये हमारा सेकंड मेन मेथड होगा। मैन्योर क्या है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं और फर्टिलाइज़र्स क्या हैं, ये मैन मेड हैं। तो ये हमारा स्टेप 3 कंप्लीट होता है। यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये फर्टिलाइज़र्स हैं, ये कुछ फर्टिलाइज़र हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारी फसल जो है अच्छी रहे और उसमें वीड्स वगैरह ग्रोथ ना हो, जो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। तो ये फर्टिलाइज़र्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा बच्चों, फर्टिलाइज़र यूज़ करने की कुछ डिसएडवांटेज होती हैं। जैसे कि अगर एक्सेसिव यूज़ किया जाए फर्टिलाइज़र का, हालांकि इससे फसल तो अच्छी होगी बट लॉन्ग टर्म जो है बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं। गेहूं और खेत में ज़्यादा क्वांटिटी में रहने से ही क्या करते हैं, सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, हमारी बॉडीज़ को नुकसान करते हैं। जब बारिश होती है वो केमिकल जो है बारिश के साथ बह के वाटर बॉडीज़ में अगर मिक्स हो जाए तो उनको भी नुकसान करता है। ठीक है, तो दीज आर वेरी हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस। वहीं मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक होता है तो इसका कोई एज सच नुकसान नहीं होता। हालांकि ये क्या करता है, हमारी सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है, वाटर पॉल्यूशन नहीं करता। ठीक है, सॉइल फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है, टेक्सचर ऑफ सॉइल इंप्रूव होता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट लग के देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में इरिगेशन। इरिगेशन क्या है, वाटर सप्लाई टू द क्रॉप प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू सोर्स इंटरवल थ्रू सोर्सेज अदर देन रेन इज कॉल्ड इरिगेशन। बारिश के अलावा, ठीक है, हम किसी भी तरीके से पानी की सप्लाई जब क्रॉप में करते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों, इरिगेशन कहलाता है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए खाना खा रहे हैं। ठीक है, और फिर हमें क्या लग रही है, मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं तो हमें प्यास भी लगेगी। अब हम अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पिएंगे। सेम उसी तरह से
मिट्टी में भी या खेत में भी हमें क्या करना पड़ता है, वाटर सप्लाई प्रॉपर अमाउंट में देना पड़ता है, तभी बीज उगेगा, तभी फसल अच्छी होगी। अगर पानी कम रह जाए तो भी लॉस हो जाएगा, अगर ज़्यादा हो जाए तो भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें जितने पानी की आवश्यकता होती है, पानी हमेशा उतना ही मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग 3 फैक्टर्स। यानी कि इरिगेशन का टाइम, यानी कि कितनी देर पानी सप्लाई करना और कितनी मात्रा में होना चाहिए, वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो है किस तरह की क्रॉप है, नेचर ऑफ सॉइल क्या है, किस तरह की क्रॉप है, क्या सॉइल का नेचर है, और किस सीज़न में क्रॉप उगाई जा रही है। ठीक है, तो क्रॉप बेस्ड इरिगेशन किया जाता है। फर्स्ट हो गया क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, यानी कि कौन सी क्रॉप है उसके हिसाब से ही पानी दिया जाएगा। सॉइल बेस्ड इरिगेशन, सॉइल मैटर करेगी, और सीज़न बेस्ड में सीज़न मैटर करेगा इरिगेशन के लिए। तो इरिगेशन के ये तो बच्चों जो सिंचाई की जाती है खेतों में, वो भी क्या की जाती है, 2 तरीके की होती है। एक तो हो गई ट्रेडिशनल और दूसरी हो गई मॉडर्न मेथड, यानी कि जो आज हम यूज़ कर रहे हैं। ट्रेडिशनल का मतलब है ऐसे तरीके यूज़ करना पानी देने के लिए खेतों में, सिंचाई करने के लिए, जो कि नेचुरल सोर्सेज का यूज़ करके किए जाएं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पुली सिस्टम है, कुआं है, उसमें से पानी खींच के खेतों तक पहुँचाया जा रहा है चेन पंप के थ्रू। ये ढीकली सिस्टम, ये राहत, पर्शियन व्हील, इसमें ये व्हील के थ्रू इस तरह से पानी निकाला जाता था अर्लियर टाइम में। पर आज अब इस तरह का यूज़ बहुत कम हो गया है। आज जो हम मेथड यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, वो मेनली ड्रिप सिस्टम या स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। जब लार्ज अमाउंट में हमने क्या करना होता है, इरिगेशन करनी होती है, यानी कि सिंचाई करनी होती है खेतों की, तो हम क्या करते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, पानी जो है स्प्रिंकलर्स के थ्रू गेहूं तक या फसलों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा एक लॉन्ग पाइप जिसमें कुछ नोड्स अटैच होती हैं, और उनके ऊपर एक नोड स्प्रिंकलर घूमता रहता है, और उसमें से पानी स्प्रे कॉन्टिन्यूसली होता रहता है इक्वल अमाउंट में चारों तरफ। ठीक है, वो स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, एक लॉन्ग पाइप जिसमें छोटे छोटे होल रहते हैं, उनके थ्रू मतलब ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वाटर सप्लाई की जाती है। होल्स इन द पाइप अलाउ वाटर टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, पाइप्स के थ्रू पानी सिर्फ वहीं दिया जाए जहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्लांट की रूट में वो जाए। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत कम होती है, इसमें पानी वेस्ट बहुत कम होता है। तो ये हमारे इरिगेशन के मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें अब क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी कि जो क्रॉप हमने लगाई, सबसे पहले हमने मिट्टी तैयार की, फिर बीज सेलेक्ट किया, बीज सेलेक्ट करने के बाद उसकी सोइंग की, बीज की बुआई की, उसमें सिंचाई की। ठीक है, अब बच्चों देखो हम लोगों ने क्या करना है, क्रॉप प्रोटेक्शन, यानी कि अब जो फसल उग रही है, धीरे धीरे जो फसल उग रही है उसको वीड से कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, यानी कि जो एक्स्ट्रा घास साथ में उगती है उससे कैसे बचाया जाए। आपने देखा होगा, मान लीजिए गमला ही ले लीजिए, गमले में हमने कोई पौधा लगाया है, तो अक्सर होता है पौधे के साथ अनवांटेड ग्रास, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए वो भी उगाता है। तो हम क्या करते हैं, खुरपी से उसको निकाल देते हैं ताकि वो हमारे पौधे को नुकसान ना करे। सेम उसी तरह से फसलों को भी इस तरह से क्लीन करना पड़ता है, मतलब उनसे एक्स्ट्रा हमें जो क्रॉप साथ में उगती है उसे हटाना पड़ता है। ठीक है, तो क्रॉप प्रोटेक्शन में जो पहली चीज़ आती है वो है वीड, यानी कि द अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो अलॉन्ग विद द कल्टिवेटेड मेन क्रॉप इन द फील्ड आर कॉल्ड वीड्स। मेन फील्ड में, यानी कि मेन लैंड में जहाँ पे हमने अपनी मुख्य फसल उगाई है उसके साथ कुछ अनचाहे पौधे उगाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो वीड्स यानी कि एक्स्ट्रा ग्रास निकली है, उसको या तो उसको 2 मेथड से
हम लोग अलग कर सकते हैं मेन क्रॉप से, या तो बाय हैंड मेथड मीन्स प्लॉ करके हाथ से खुरपी से उसको निकाला जा सकता है, या फिर सेकंड मेथड है केमिकल मेथड, यानी कि वीड किलिंग केमिकल्स का यूज़ किया जाए, यानी कि वीडिसाइड्स का प्रयोग कर दिया जाए, स्प्रे किया जाए खेतों पे, जिससे कि वो घास होती है वो जो एक्स्ट्रा ग्रास उगाई है वो मर जाए। या फिर थर्ड मेथड का यूज़ किया जाए बायोलॉजिकल मेथड। इसमें क्या होता है, insect or some other organisms that consume and specifically destroy the wheat plant are introduced in the crop field। ऐसे कीड़े फसल में छोड़े जाएं जो मेन क्रॉप को तो ना खाएं लेकिन जो वीड्स हैं उसको वो खाते हों, ऐसे कीड़े उस फसल पे छोड़े जाएं। ठीक है, ये सेकंड मेथड हो गया। देखो बेटा, क्रॉप की प्रोटेक्शन दो चीज़ों से करनी होती है। एक तो जो मेन क्रॉप होगी उसके साथ अनवांटेड ग्रास उगाती है, उससे उसको बचाया जाए, और दूसरा फसल पे कीड़ा ना लगे। ठीक है, कीड़े या उस पर कोई बीमारी ना हो, उससे उसको बचाया जाए। तो फर्स्ट मेथड को या तो हैंड पिकिंग हैंड से के थ्रू रिमूव किया जाए, केमिकल मेथड से किया जाए, या बायोलॉजिकल से। और प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़ कैसे की जाती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज़ करने के लिए क्या किया जाए, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाए, यानी कि कीटनाशक या जो भी इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट्स को मारे उन दवाइयों का प्रयोग किया जाए, किस पे, क्रॉप पे। इसीलिए बच्चों अक्सर कहते हैं कि जो भी हम सब्जी वगैरह खाते हैं उसको खाने से पहले खूब अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है, हम लोग उनको कीड़े से बचाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स वगैरह का स्प्रे किया जाता है, तो उनकी जो है उनके ऊपर एक लेयर जम जाती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है, ये देखिए कोटिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स उनके ऊपर होती है, तो अच्छे से वॉश करने से वो उतर जाती है और वो हार्मफुल सब्सटेंस, वो हार्मफुल केमिकल हमारी बॉडी पे नहीं जाते। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, वंस द क्रॉप इज़ प्रिपेयर्ड, अब जो है फसल पूरी तरह तैयार हो चुकी है, तो लास्ट में जो स्टेप किया जाता है वो है अब हार्वेस्टिंग का। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास हार्वेस्टिंग, यानी कि गेहूं की कटाई या गेहूं कटाई, धान कटाई, या जो भी फसल उगाई है उसकी कटिंग की जाती है। ठीक है, और उसको इकट्ठा करके रखा जाता है। पकने के बाद या पूरी तरह तैयार होने के बाद उसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग का एक फेस्टिवल होता है बैसाखी फेस्टिवल, सुना होगा आपने। ठीक है, ये आप जिस तरह से देख सकते हैं स्क्रीन में, थ्रेशिंग मशीन है जो यूज़ की जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, सिक्कल जिसे हाशिया बोलते हैं, हाथ से कटाई करना, मैनुअल थ्रेशिंग, हाथ से किस तरह से धान को हाथ से हम लोग अलग करते हैं मेन शेफ से, यानी कि जो घास बचती है उसमें से। और ये देखिए विनोइंग मेथड, जिसमें क्या होता है, मेन क्रॉप को यानी कि सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम हस्क, जो ग्रेन्स हैं उसको भूसे में से अलग किया जाता है थ्रू विनोइंग मेथड। तो इस तरह से प्रिपेयर्ड क्रॉप को लास्ट में हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग द लास्ट स्टेप विच कम्स इज़ द स्टोरेज मेथड। लास्ट इज़ द स्टोरेज। देखिए, अब फसल कट के छट के साफ हमने स्टोर कर अपने पास रख ली है। अब जो किसान हैं उनके पास जो पैदावार होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। मान लीजिए कोई 2000-3000 केजी या कई क्विंटल्स में आप कह सकते हैं कोई भी फसल उगा रहा है, धान की खेती या गेहूं की खेती कर रहा है, तो वो इतना गेहूं खुद नहीं खा सकता। मान लो अगर वो 500-600 केजी अपने पास रख रहा है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा उसका क्या करें, तो उसको वो या तो गवर्नमेंट उनसे खरीद लेती है या वो उनको सेल कर देते हैं किसी भी और सप्लायर को। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, उनसे लेने के बाद उनको स्टोर करते हैं। अब स्टोरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज ये सारी मेहनत बेकार चली जाएगी अगर जो भी क्रॉप है उसकी प्रॉपर स्टोरेज ना की जाए तो। ठीक है, अगर स्टोरेज नहीं होगी, अगर सही स्टोरेज ना की जाए तो या तो उसमें फंगस लग जाएगी, उसको कीड़े खा सकते हैं, चूहे उस पर अटैक कर सकते हैं, कुछ किसी भी तरह के रोडेंट्स उन पे उनको उसको नुकसान कर सकते हैं। अक्सर न्यूज़ में सुनने को आता है कि
प्रॉपर गेहूं को स्टोरेज नहीं किया गया, उस वजह से वो सड़ गई, अनाज खराब हो गया, तो ये सब बेटा स्टोरेज की में प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो जो भी फसल है उसकी स्टोरेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप अगर देखा जाए इतनी मेहनत के बाद तो स्टोरेज का है कि सही से स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। देखो कॉमर्शियल स्केल पे क्या होता है, लार्ज स्केल में जब बहुत ये इस तरह से अनाज स्टोर किया जाता है तो आपने देखेंगे ये गनी बैग्स इन ग्रेनरीज और इन सिलोज, इस तरह से पैकिंग मोस्ट कई बार हमें देखने को मिलती है। ये देखिए लार्ज यहाँ पे ये स्टोरेज सिलोज में और ग्रेनरीज में इस तरह से फाइनली इसको स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमारी फिनिश होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइंड मैप के थ्रू वेरी शॉर्ट वीडियो में, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी, उसमें एक इस चैप्टर का क्विक रिकैप करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोज़। थैंक यू।